सेट, अगर सेट आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो सेट हमारे पास 12th क्लास में होता है, 11th क्लास में है। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको थियोरेटिकली जाना है तो क्लास 11th में आपको पूरा रहता है, चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 ही हमारा क्या है, सेट हो गया है। अब ये क्या होता है कि थियोरेटिकली होता है, इसको हम लोग कोडिंग के बेस पे सॉल्व नहीं करते। अब इसी को बेस लेके हमने क्या बनाया है कि दो अलग अलग चीजें कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजें आपस में कैसे कनेक्ट होगी, इसके थ्रू क्या होता है, सेट के थ्रू इजिली हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, एसक्यूएल पे यूज किया टेबल को ज्वाइन करने की। ठीक है। इसी तरीके से पाइथन में हमने क्या यूज किया है, इसी का एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इसको डेटा टाइप बोलते हैं। कौन सा, सेट डेटा टाइप। तो जो इसकी रियल प्रॉपर्टी होगी वो आपको एसक्यूएल वाले में भी मिलेगा और पाइथन वाले में भी मिलेगा। तो इसके कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज कभी नहीं होंगे, है ना। दूसरा, कि इसमें इंडेक्सिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली सफल हो जाता है। हम्म। तो मिनिमम ये दो चीजें याद होनी चाहिए। देन इसके तीन चार फंक्शंस होंगे। पहला, आपके पास यूनियन, यूनियन ऑल बोल सकते हो। देन आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन। देन सेमेट्रिक डिफरेंस, सेमेट्रिक डिफरेंस। देन आपके पास क्या होगा, लेफ्ट आउटर। इसी तरीके से राइट आउट। लेफ्ट ही रहता है बाय डिफॉल्ट, राइट नहीं बोलते, लेकिन इसी का रिवर्स केस क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा अगर आप टेबल चेंज करते हो। सेट जब आप यूनिक वैल्यूज लाना चाहते हो, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको डेटा में यूनिकनेस चाहिए, जैसे आप डेटा क्लीन करते हैं ना, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहते, तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, सेट अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप लूप में चला के क्या कर सकते हो, अगर वो वैल्यू पहले से अवेलेबल है तो उसको क्या करो, लिस्ट में पेंड मत करो, अगर लिस्ट में कर रहे हैं तो। सेट में यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करो, यूनिक वैल्यू ही स्टोर करवाने के लिए करते हो और कुछ नहीं। दूसरा, कि आप उसमें क्या लाना चाहते हो, दो टेबल के बीच में कॉमन वैल्यू देखना चाहते हो, तब यूज कर लो। मतलब जब आपको ना, ये टेबल ज्वाइंस कैसे करते थे, है ना, तो उसमें भी क्या होता था, इसी तरीके से डेटा ही रहता था ना। वन, ये डेटा आपको मिलेगा, ये अगर कोडिंग में करना है तो ये हमने किया ना यहाँ पे, S1 है, S2 है, दो अलग अलग टेबल मान लो अभी, या फिर डेटा ही मान लो। अब इसको मैंने क्या, S1 में क्या किया है, यूनियन किया है S2 को। तब यहाँ पे जो भी डेटा हुआ देखोगे हमारे पास क्या है, कॉमन डेटा कोई नहीं होगा। सॉरी, इसमें क्या होगा, रिपीट वैल्यू नहीं होगा, दिख रहा है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे भी 4 और 3 है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 से 8 है, 57 है, तो ये हमारा यूनियन हो गया। मर्ज वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। हाँ, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा। हाँ, अगर यूनियन ऑल का फंक्शन इसके अंदर होगा, नहीं है। यूनियन ऑल बेसिकली कहाँ पे आपको दिखता है, पावर बीआई में दिख जाता है, इसमें एसक्यूएल में भी है, उसमें भी आपको दिख जाएगा यूनियन ऑल का। इसमें नहीं है तब क्या कर सकते हो, अलग अलग को प्लस कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या है, S1 डॉट ऐड के लिए अगर डिफरेंस अपडेट्स, तीनों ने सेम मेथड को अलग अलग बनाया है। रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अनदर सेट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट। ये क्या करेगा, पुराने वाले में रिमूव करके सारी चीजें दिखा देगा। ये क्या करेगा, एक अलग से सेट बनाएगा। दोनों का काम सेम है, क्योंकि डिफरेंस क्या करता है, इनर ज्वाइन, कि जो भी उसका इनर होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, एस, ये हम 1 2 3 1 2 5, तो ये 1 2 और कितना है, 5 आया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंस हो गया किसके लिए, बाय डिफॉल्ट S1 में हमने लगाया ना, तो आपको कुछ इस तरीके से ये हो गया S1 और ये हो गया S2। S2 हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या दिखाना है, S1 का डिफरेंस दिखाना है S2 से, तो ये जो कॉमन होगा वो हट जाएगा सिर्फ, है ना। S1 में क्या क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 5 बचेगा। 3 और 4 क्या कॉमन है,
इसी तरीके से मुझे अगर S2 से चाहिए होता तो क्या लिखते? S2 डॉट, तो आप लिखते S2 डॉट, जिसमें यूनिक रहेगा वो दिखेगा बस। तो हम लोग S1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, S1 में क्या क्या यूनिक है जो S2 में नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर S2 से चाहिए तो आपको S2 लिखना होगा, देन डिफरेंस देखना किससे, S1 से। तो ये आपको 6, 8 और 57 दिखेगा, ठीक है ना। देन इसी तरीके से हमारे पास S2 डॉट सिमेट्रिक होगा, और इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट। ये सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहे थे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या रहेगा कि जो दो दोनों का कॉमन है उसको हटा के, है ना। नहीं, उसमें क्या था कि इसमें कोई एक टेबल के रिस्पेक्ट में रख रहा है, अगर आप देखो तो S1 के रिस्पेक्ट में या S2 के रिस्पेक्ट में। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा ना वो सिर्फ हट जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या था, 3 और 4 था। 3 और 4 था ना, तो आपको यहाँ पे 3 और 4 नहीं दिखेगा, बाकी सारे डेटा जो कॉमन होगा वो नहीं देगा। इस तरीके से हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, यही कॉम्बिनेशन हम लोग वहां पे बना रहे हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट का हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट आउटर बोलते हैं इसको। आउटर, सिर्फ कॉमन वाला नहीं दिखेगा, लेफ्ट का जो वैल्यू रहेगा वही दिखेगा, और कॉमन होगा वो नहीं हट जाएगा। जिसमें कलर रीजन दिखेगा। हाँ, डिफरेंस में बेसिकली क्या था, उसका वैल्यू हटा दे। तो उसमें आपको इसी तरीके से दिख रहा था, ये लेफ्ट आउटर हो गया। अगर स्क्वायर में पूछे ना लेफ्ट और लेफ्ट आउटर में क्या डिफरेंस है, तो यही बताओगे आप। और ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आप अगर देखोगे क्वेरी में कैसे लिख सकते हो कि जो जहाँ पे क्या होगा, बी वैल्यू नल होगा, मतलब बी का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो ये कंडीशंस लगा सकते हो यार के साथ। नल वैल्यू का मतलब उसमें कोई भी की का वैल्यू नहीं है ए के पास। तो जहाँ पे नल होगा बाय डिफॉल्ट क्या कहेंगे कि वो वैल्यू ही नहीं है उसमें, तो बाय डिफॉल्ट ए का ही दिखेगा फिर। इसी तरीके से बी के केस में होगा, ये क्या हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, और ये क्या आएगा, राइट आउटर ज्वाइन हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें कॉमन को हटा दिया है। और ये फुल है, और ये हमारे पास क्या है, फुल ज्वाइन है, लेकिन क्या है कि दोनों में जो कॉमन नहीं है। और ये चीज हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस कि दोनों में जो कॉमन नहीं है वो सारा वैल्यू ला देगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इस तरीके से सेट वाले में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टीज ही यही है। हाँ, जो यूनियन कर रहे हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे, ये देखोगे ना, तो ये क्या है, यूनियन ही तो है। ठीक है। ये आपका क्या है, फुल ज्वाइन है ये। और फुल ज्वाइन ही हमारा क्या बनाता है, यूनियन। अब इसका यूज केस भी आपको समझ में आएगा। तो यूज केस में आपका क्या है कि आपको जब डेटा इस तरीके से क्या करना है, चेक करना है। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखोगे, किसी ने पूछ दिया कि हमारे पास वैसे कस्टमर ला के दिखाओ, अगर एसक्यूएल के बेस पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने काम किया है। वही चीज अगर पाइथन में भी करेंगे तो सेम तरीका होगा। इसमें किसी ने पूछ दिया कि हमारे पास कितने यूनिक यूजर है जिन्होंने कभी भी बाय नहीं किया है। ये क्या है, बायर का है, मतलब जिन्होंने कुछ ना कुछ पेमेंट किया है। ये क्या है, यूजर्स हैं। तो आपको क्या निकालना होगा, लेफ्ट ज्वाइन निकालना होगा या फिर लेफ्ट आउटर निकालना होगा, है ना। तो लेफ्ट आउटर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो हमने ये यहाँ पे क्या किया है, तो सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस यूज कर सकते हैं कि हमें चेक क्या चाहिए, यूजर चाहिए, डिफरेंस किसमें से, बायर से। तो हमें ला के दे देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसी तरीके से हर एक का यूनिक क्वेश्चन बनेगा। किसी में बी का भी बनेगा, सी का भी बनेगा, और हमें क्या चाहिए, इसका क्या क्वेश्चन बना सकते हैं अगर बनाना हो तो। यूजर, एक यूजर, मान लो एक यूजर है और एक हमारे पास ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है। उसमें कैसे, तो वो चीज, उसमें हमें वैसा कस्टमर चाहिए, मुझे वैसा कस्टमर और वैसा ट्रांजेक्शन चाहिए जो क्या कॉमन नहीं हो दोनों टेबल में।
क्योंकि यही है ना, दोनों में जो कॉमन नहीं है वो वही तो नहीं आ रहा है ना इसमें से। तो जो जब हमें ऐसा कंडीशन आए कि दोनों में कॉमन नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, भाई क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करेंगे। उसका कैसे यूज कर सकते हो, फुल आउटर में ही क्या कि इन्होंने कंडीशंस लगाए कि ना ही वो ए में हो ना ही बी में हो। तो ये क्या है कि आपको क्वेरी के बेस पे है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने कितना ज्वाइंस देखा था, 4 ही पढ़ा था। इनर ज्वाइन, लेफ्ट, राइट और फुल। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है अगर आप देखोगे। इसके अलावा हमारे पास एसक्यूएल में दो और होते हैं, एक सेल्फ होता है और एक होता है क्रॉस। ये भी बताया था। सेल्फ में क्या होता है कि सेम टेबल पे आप क्या कर रहे हो, ज्वाइंस कर रहे हो। क्रॉस में क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बना देता है। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी हमारे पास जिस तरीके से सेट होता है ना, उस तरीके से हमारे पास वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स। वो क्या करता है ना, हर एक कॉम्बिनेशन हर एक टेबल के साथ बना देगा, मतलब हर एक डेटा के साथ। इसमें भी अगर 3 है, इसमें भी 3 है, अगर आप इसमें क्रॉस का यूज करते हो तो ये क्या बनाएगा, ये कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा, 9। क्यों, ये इनके साथ भी रिलेशन बनाएगा, इनके साथ भी और इनके साथ भी, इस तरीके से इनके साथ भी, इनके साथ भी और इनके साथ भी। और ये भी क्या करेगा, तीनों के साथ बनाएगा। तो हर एक कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, क्रॉस। तो ये जितनी भी चीज है ना, वो मैथमेटिकल सारा चीज आया सेट से ही आया। सेट में हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैथ्स का अगर आप 11th और 12th का बुक देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट सेम आपको मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ नंबर के बेस पे मिलेगा। अब इसी चीज को अगर आपको लगता है कि कोडिंग के बेस पे कैसे सॉल्व करें, तो कुछ रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ना, तो अब हमारे पास ऑप्शन है चैट जीपीटी कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हैं। कि सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देना है, मुझे क्या चाहिए, सेट से रिलेटेड रियल वर्ल्ड क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो ला के दे देगा आपको। ठीक है, बेसिक्स। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी चीजें समझने के लिए, क्योंकि आप देखो इंडस्ट्री लेवल की चीजें सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना। बट आपको समझ में आएगा कि चीजें कहाँ पे यूज हो रही है, तो उससे वो समझ सकते हो कि कहाँ पे यूज हो रहा है। एंड देन जब आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे तो क्या करोगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे सॉल्व कर। क्योंकि सबको लगता है कि अचानक हम पेटीएम बना ले, है ना, ग्रो बना ले, फोन पे बना ले। अगर इतना ही आसान रहता तो क्या होता, सारे लोग के पास नहीं बना लेते खुद के एप्लीकेशन। लेकिन उसमें जो लॉजिक लगता है वो फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, किसी का भी नहीं आता है। कोई भी बिजनेस सॉल्व करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में नहीं आता है। इसीलिए क्या होता है, टेक्निकल में अपडेट्स आते रहते हैं और बग आते रहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ना प्योर बोल सकते हो कि एक ही बार में कोड करके कुछ भी दे दे, पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस वालों के पास क्या रहता है कि जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें टाइम कम लगाएंगे। अगर वो गलत भी ला रहे हैं ना, तो वो तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस उनके पास ये एडवांटेज रहता है। अगर उनको लगता है ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, यहाँ से गलत आ रहा है, तो उसको सही कर सकता है। लेकिन बिगिनर में क्या रहता है कि उनको फिर पता नहीं चल पाता। तो यही चीज खोजते हैं वो, कि आप डीबग कैसे करते हो चीजें। बाकी हमारा फंक्शंस, फंक्शंस में क्या क्या चल रहा था बताओ। अच्छा, लोकल वेरिएबल, नॉन लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ तक हो गया था ना। क्या था हमारे पास, फंक्शंस, पाइथन। फंक्शंस, वेरिएबल, आर्गुमेंट तो हमने पहले देखा था, वेरिएबल स्कोप भी देख लिया था, ग्लोबल का यूज कर लिया था। देन एक आता है रिकर्जन फंक्शंस, रिकर्जन, लैम्डा। तो आज का टॉपिक्स में लिख लेते हैं, क्या क्या देख लेंगे। ये हमने स्क्रैच से क्रिएट करना सीखा था। आज क्लास रहेगा। रिड्यूस, हाँ। तो पहले बेसिक्स देख लेंगे, उसके बाद रिकर्जन देख लेंगे। 25। तो पहला आपके पास रहेगा बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब समझ में आ रहा है, जो बने बनाए हुए हैं, जो पाइथन के पास पहले से ही है, तो उसमें से आप यूज करोगे। मैप, रिड्यूस, बिल्ट इन फंक्शंस, फिल्टर्स, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, क्या,
एंड देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बेसिक फंक्शंस हमने देखा था, कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं विथ आर्ग्यूमेंट। और रिटर्न कीवर्ड का क्यों यूज कर रहे थे पता है ना, रिटर्न कीवर्ड्स का। कोई भी फंक्शंस के अंदर हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? लैम्डा फंक्शंस। ये रहेगा बेसिक्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके बाद देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कुछ नहीं, बस जो क्रिएटेड है हम लोग उसका यूज करेंगे। तो बेसिक फंक्शंस विद आर्गुमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो पता था, यही था। कीवर्ड हो गया मॉड्यूल्स पैकेज। हो गया। स्टार्ट से स्टार्ट करें। तो मान लो बेसिक हम लोग कोई भी लॉजिक एक फंक्शंस बना रहे टैब, जो क्या करेगा, कौन सा फंक्शंस की रैंडम नंबर चेक करेगा, या फिर जो वो नंबर है, या फिर अभी ऑड इवन का ही ले लेते हैं, कि चेक करेगा प्राइम का। ठीक है, कि जो भी हमारे पास नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, प्राइम चेक। इसके अंदर हम लोग एन पास करते थे, और ये एन क्या कहलाएगा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, कि जो भी पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहे थे वो आर्ग्यूमेंट चेक कहलाता है। देन आप क्या करते हो, लॉजिक लिखते हो अपना, इफ, या फिर क्या करते थे, फॉर आई इन रेंज एन, एंड इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक काउंट वेरिएबल ले रहे थे और उसको +1 से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? काउंट इक्वल टू फर्स्ट टाइम जीरो।
एंड देन ये लूप खत्म होता था, उसके बाद चेक करते थे एक काउंट इक्वल टू 2 है, तो वो क्या होगा, प्रिंट प्राइम एंड कॉमा इज प्राइम। लॉजिक समझ में आ रहा है? एल्स प्रिंट एंड इज नॉट प्राइम। एंड देन फंक्शंस क्या करते थे, कॉल करते थे। कॉल कहाँ पे करते हैं, बाहर में प्राइम चेक, और इसमें पाइप होते थे। तो कुछ इस तरीके से रन करते थे। अच्छा, 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, इमेजिनरी नंबर चला जाता है ना। पाइप इज, लॉजिक कहीं पे गलत प्रिंट करते हैं काउंट। अच्छा, लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं है तो +1। अब ये क्या होगा, आपको दे देगा। तो ये हमारा क्या था, प्राइम नंबर को चेक करने का लॉजिक था बेसिकली, अगर याद होगा तो। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट को हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये समझ में आया लॉजिक, कि सिंपली प्राइम नंबर चेक करना है। तो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है, कि आप 1 से डिवाइड करते हो, जितना नंबर है उतने तक। अगर वो क्या है, खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तभी क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर इसके अलावा कभी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, नॉन प्राइम होगा। तो जो डिविजन आना चाहिए, कितने टाइम्स आना चाहिए, मैक्सिमम 2 टाइम्स ही आना चाहिए। अगर वो 2 टाइम्स से आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम होगा। अगर वो नहीं आ रहा 2 टाइम्स तो क्या बोलेंगे, नॉट प्राइम। ये बेसिक लॉजिक हो गया प्राइम नंबर चेक करने का। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग रेंज फंक्शंस यूज करते हैं वो लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं करता है, याद है। तो अगर मुझे 5 तक जाना है तो वो क्या करेगा, 4 तक ही जाएगा। तो हम लोग 5+1 करेंगे, तो हमने n+1 किया। तो ये प्राइम का हमारा क्या है, यूज केस है। अब इसमें रिटर्न कीवर्ड कहाँ पे यूज कर सकते थे, कि अगर मुझे फंक्शंस n की वैल्यू इस फंक्शंस के बाहर चाहिए, तो फंक्शंस ये n की वैल्यू रिटर्न होने के बाद बाहर दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर ये प्राइम है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, किसी वेरिएबल पे स्टोर करना है। तो इस फंक्शंस के बाहर कैसे लेके जाएंगे, कि मान लो हमने क्या किया ना, चेक किया, लोकल ग्लोबल कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करेगा, वेरिएबल पे स्टोर करेगा स्टार्टिंग टाइम में, तो आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो वेरिएबल डिफाइन नहीं किए वेरिएबल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रिटर्न यूज कर सकते हैं। रिटर्न कहाँ पे यूज होगा, कि अगर वो प्राइम है तभी आपको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप लगाओगे रिटर्न, और क्या चाहिए आपको एन। तो ये क्या करेगा, आपको एन वैल्यू रिटर्न कर देगा इस फंक्शन के थ्रू। तब जब भी आप इस फंक्शन को रन करोगे तो आपको ये 5 रिटर्न करेगा, ठीक है? अब इससे क्या बेनिफिट होगा, कि आप इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा के कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा रिटर्न का यूज केस था, कि आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो और उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वही लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट। लोकल क्या कहता है, कि फंक्शंस के अंदर ही उसका लाइफ टाइम होगा, फंक्शन से बाहर जैसे ही जाएंगे तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जो एन का लाइफ टाइम है वो क्या है, इसी के अंदर है। इसके बाहर जब भी आप कॉल करोगे एन ना, तो वो क्या बताएगा, एन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका लाइफ टाइम यहाँ तक ही है। अगर यही एन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं, तो आपको ये यहाँ पे एन प्रिंट करके दे देगा, दे रहा है ना। यही चीज को हम क्या करते हैं ना, इस फंक्शंस के बाहर लिखते हैं, तो क्या करेगा, वो नहीं देगा। क्यों, कि इसका लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शंस के अंदर होता है। अब इस चीज को अगर बाहर से कोई भी वेरिएबल को करना रहेगा तो क्या करना होगा आपको, तो ये फंक्शन से पहले कहीं पे भी आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। मान लो हमने क्या किया, एक वैर डिफाइन किया।
वायर, और इसमें क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यू रख सकते हो, 5 रख दिया। तो अब क्या हो गया, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब ये इस फंक्शंस के अंदर भी यूज हो सकता है। इसको मैं करता हूँ प्रिंट, इसको 15 कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ। ये मैंने 35 प्रिंट वायर, तो आपको 35 अंदर में भी प्रिंट हो रहा है, और यही चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर में भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट वायर। तो आपको ये क्या दिखेगा, 2 टाइम्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन के अंदर से भी कॉल हो रहा है और एक फंक्शन से बाहर है। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो आप फंक्शंस को कितने टाइम्स यूज करोगे तो आपको पहले से पता है, तो आप वेरिएबल डिफाइन कर लोगे तो नो इश्यू। लेकिन आपको पता है कि ये फंक्शंस हम लोग कितने टाइम यूज करेंगे और हर बार हमें वैल्यू स्टोर करवाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रिटर्न का यूज कर रहे हैं। रिटर्न में क्या एडवांटेज है कि जब फंक्शन कॉल होगा तभी वैल्यू रिटर्न होगा। वो वैल्यू को अगर हम चाहें तो पा सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, कि प्राइम नंबर का वैल्यू जो रिटर्न आएगा, तो क्या कर रहे हैं, +10 कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू देगा, तो 15 ला के दे देगा। तो हमने क्या किया, इसको कहीं पे स्टोर करा, बेसिकली क्या किया, लिखिंग करवाया, जो वैल्यू वैल्यू के साथ गुण कर दिया, मतलब कैलकुलेट कर, तो ये डायरेक्टली हो जाता है। तो ये एडवांटेज रहता है आपको रिटर्न का। और इसका क्या रहेगा कि अगर आपको लगता है एक ही वेरिएबल क्या है, बार बार यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ग्लोबल डिफाइन कर दो। तो इसके अंदर वैर इक्वल टू वैर +34 करते हैं और प्रिंट कर देते हैं वैर। तो क्या वैल्यू आएगा बता सकते हो? तो ये क्या दिक्कत दे रही है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। क्या आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो, अनबाउंडेड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल। कहाँ पे हमने एक्सेस किया कि ये वेरिएबल क्या है, बाहर से प्रिंट। तो ये बोल रहा है कि लोकल में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं, तो आपको फिर क्या डिफाइन करना होगा, कि ये जो हमारा वैर है वो क्या बनेगा, लोकल बनेगा, लोकल। और इसमें अगर कोई वैल्यू देखते हो कि 4 हमने असाइन किया, अब ये क्या होगा, क्या दिक्कत है? ग्लोबल का ही यूज कर लेते हैं, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। मैंने क्या किया, ग्लोबल का यूज किया, फिर ग्लोबल को सही नहीं करते हमें, प्रिंट से पहले कर। हम्म, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन इसे बताना पड़ता है कि ये हमारा क्या है, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है। कि अगर मैं बिना ग्लोबल का जब कर रहा था ना, तो क्या इशू आ रहा था, कि ये समझ रहा था वेरिएबल आपने क्या बनाया है, एक लोकल बनाया। अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये क्या बोल रहा है, कि आपने कोई ऐसा लोकल वेरिएबल नहीं बनाया है वेर नाम का, जिसमें कोई वैल्यू हो, तो आप उसमें कैसे प्लस कर सकते हो। वो ये समझ रहा है इस वाले लाइन को। ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ेगा, ये जो वैर है वो हम वैल्यू कहाँ से ला रहे हैं, ये ऊपर वाला से ला रहे हैं। तो ये बेसिकली कौन सा वैल्यू है, तो ग्लोबल है। तो इसके लिए हम लोग ग्लोबल यहाँ पे लिख दिया कि ये जो वैल्यू है वैर, वो ग्लोबल है, जो फंक्शंस के अंदर आ रहा है। अब प्रिंट जो करवा दे रहा था, जब हम ग्लोबल वैर लिख ही रहे हैं तो प्रिंट, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू है, इसीलिए। अगर इसमें कोई भी चीज असाइन रीअसाइन करे ना, तो वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समझ आता है कि ये लोकल वेरिएबल हो सकता है। अब इसी चीज को अगर हम कुछ चीजें असाइन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल आ रहा है वो ग्लोबल है। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज, कि जैसे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वैर लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, उस ग्लोबल वाले वेरिएबल में ऐड ऑन कर देगा 30। तो 35 था, और इसमें 4 ही ऐड करते हैं, तो क्या होगा, 39 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर आपको लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है इसी के अंदर, और इसी में क्या चेंजेस है, अगर आप दोबारा देखोगे ना वैर, तो वैर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39। क्यों? क्योंकि हमने लोकल को मैच किया,
ग्लोबल में चेंज किया, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल में चेंज। इस तरीके से आप क्या करते हो, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन। तो ये तरीका हो गया ग्लोबल वेरिएबल करने का और ये साइन करने का। कर सकते हो इसके अंदर फंक्शन। तो यहाँ पे रिटर्न और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि आपको आप डिफाइन करोगे जब आपको लगता है कि ये चीजें क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए पहले ही। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर जाकर चेंज करना चाहें अगर जरूरी पड़े। दूसरा, अगर आप वेरिएबल नहीं डिफाइन करते तब क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ये क्या करेगा, आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो आप रिटर्न कीवर्ड के साथ क्या करोगे, लिख दोगे। अगर मैं क्या करता हूँ कि दोनों कंडीशन के साथ क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ, चाहे वो प्राइम रहे या ना करे, तो हमें कहाँ पे भी रिटर्न करवाना होगा, एल्स पार्ट में भी। कि मैंने सिर्फ रिटर्न कीवर्ड कहाँ पे लिखा है, इफ में ना। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा और इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे नॉट प्राइम, लेकिन इसमें अगर कुछ प्लस हम करना चाहेंगे तो क्या ये प्लस कर पाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एल्स का पार्ट में, इसमें इसमें हमने कुछ बोला है इसको कि आपको कुछ रिटर्न करना है, ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नन रहेगा। तो इसने यह बताया नन, और हम क्या ऐड कर रहे हैं, इंटीजर जो 2 है। तो बोलेगा नन में इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकता, जो अनसपोर्टेड। अगर आप चाहते हैं कि ये 6 आपको यहाँ से मिले तो क्या करोगे, एल्स में भी रिटर्न लिखोगे, रिटर्न एंड कर दोगे तो क्या होगा, अब ये रन हो गया, ये में ऐड हो गया। तो आपको जहाँ जहाँ से वैल्यू क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये रिटर्न कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा, सिर्फ फंक्शंस के अंदर। आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने इफ एल्स लिखा है और रिटर्न करवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रिटर्न कीवर्ड यूज होता है वो फंक्शन के लिए ही यूज होता है, कि वो फंक्शन ही कुछ वैल्यू होता है। जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। क्या एरर दिया कि रिटर्न आउटसाइड, तो फंक्शंस के बाहर हम लोग कभी भी रिटर्न यूज नहीं कर सकते, ये याद रखना है बस। ये दो कॉन्सेप्ट और बेसिक हो गया लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा बेसिकली होता है कि जिस फंक्शंस का कोई नाम ही ना हो। कि हमने क्या किया है, कोई भी फंक्शंस आप कॉल कर रहे हो तो हमने कुछ ना कुछ नाम रखा था, जैसे प्राइम रख रहे थे हैं। जैसे मैंने ये प्राइम रखा और 7 डाल दिया तो ये प्राइम नंबर चेक करके मुझे क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा, है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है बिना फंक्शंस के ही हम लोग कैलकुलेशन कर सके, लॉजिक लिख सके फंक्शंस के लिए। तो ऐसा पॉसिबल है। वो कौन सा देता है हमें, वो देता है हमें लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा में सारे कॉन्सेप्ट सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, इसमें फंक्शंस के नेम को आप डिक्लेयर नहीं करते। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, लैम्डा कीवर्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। एंड देन सिंटैक्स में क्या होता है, पहला आर्ग्यूमेंट होगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा, आपका लॉजिक होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लैम्डा फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स समझ में आ रहा है। आर्ग्यूमेंट मतलब एज ए वेरिएबल आप क्या वैल्यू पास करोगे वो यहाँ पे होगा, एंड देन उसके बेस पे कैलकुलेशन क्या करवाना चाहते हो वो है। तो ये आपके पास सिंटैक्स होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें दो नंबर को ऐड करना है तो कैसे लैम्डा फंक्शंस का यूज करके कर सकते हैं। तो लैम्डा, दो नंबर आपको लेने होंगे एज ए आर्ग्यूमेंट, तो क्या कर सकते हैं, ए कॉमा बी। एंड देन उन दोनों को क्या करवाना है, ए प्लस बी कर रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। अब इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे, तो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इसका कोई नाम ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल पे असाइन कर सकते हो। कि हम क्या कर रहे हैं, इस लेमडा फंक्शंस को लैम लैम्डा 1 बोल सकते हैं, या फिर फंक्शंस, ये हमने क्या बोल दिया, फंक्शन। इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब इसको कैसे कॉल्स कर सकते हैं, तो इसको इनडायरेक्टली इस नेम से कॉल्स कर सकते हैं, जैसे फंक्शंस लिखा था। अब इसमें क्या होगा, ए और बी पास कर सकते हो, तो इसमें क्या करेंगे, 2, 3। तो ये क्या करेगा, आपको दोनों का लॉजिक बना के दे देगा। तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि लैम्डा फंक्शंस कैसे काम करेगा। बाकी और भी एग्जांपल अभी देखेंगे। तो लैम्डा फंक्शन का एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है सिक्योरिटी और वन टाइम कैलकुलेशंस।
कि आपको जब वन टाइम कैलकुलेशन करना है तब आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शंस का यूज करो, या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। क्योंकि अगर कोई फंक्शंस का नेम ही नहीं होगा तो कोई उस फंक्शंस को हैक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन नाम का तो एक असाइन करके चीजें यूज कर पा रहे हैं ना। तो ये क्या रहेगा, ये फंक्शंस नाम का जब हम लोग क्या करते हैं करंट टाइम में डिफाइन करते हैं कि जब जरूरत है तब डिफाइन कर रहे हैं, और दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो जितने भी क्लाउड वाले होते हैं वो यही काम कर रहे हैं कि कोई भी आप सर्वर डिप्लॉय करते हो ना, तो उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस। कि आप क्या कर रहे हो, लैम्डा बना रहे हो सर्वर का, कि जब आपको रन करना है रन कर दिया बिना फंक्शंस के। बाकी एक दो और एग्जांपल में देख लें। बन गया। तो मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वन टाइम के लिए भी यूज होता है। तो ये तो वन टाइम के लिए नहीं है, ये हमारा क्या है, डायरेक्टली बन गया है। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, वन टाइम के लिए किससे लिख सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, ऑड और इवन चेक करना है। तो कोई भी एक नंबर कि मुझे चेक करना है कि जो हमारे पास ए है, या फिर क्या बोल सकते हैं जो 5 है या कोई 4 है, वो क्या है, ऑड है या इवन है, वो चेक करना है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कंडीशन, कि जो हमने एक नंबर पास किया है 4, कैसे चेक करेंगे, इफ 4 मॉडुलो 2 = 0। तो ये वन टाइम, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली वैल्यू के साथ पास कर रहे हो ना। 0 रिटर्न 4 अभी हमने वेरिएबल नहीं दिया तो हटा देते हैं, प्रिंट। या फिर 4 का स्क्वायर, तो नॉर्मली 4 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 4 डबल एस्ट्रेक 2, सिंटेक्स वैलिड सिंटेक्स। डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे दिखा, अलग अलग फंक्शंस के साथ इन्होंने यूज करें। चेक और इवन इन लैम्डा। विदाउट असाइन
ये हमें लॉजिक मिला है। इधर देखो कि मान लो मेरे पास क्या है, वैल्यू है। अब ए की वैल्यू क्या रखना चाहते हो? तो ए की वैल्यू हम लोग 3 बोल रहा था कि वैल्यू आप किस तरीके से पास करते हैं, ये आ गया कि आपको अलग अलग ब्रैकेट में, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, और ये क्या होगा, उसका वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आपने पास किया। तो मैंने जो केस बनाया था सेम केस अब क्या बनाएंगे, इसके लिए बना लेंगे, ऑड इवन के लिए। या फिर जो हम लोगों ने अभी बनाया था किसके लिए, प्राइम के लिए, तो वो भी साथ ही साथ बना सकते हो कि जो भी हमारे पास नंबर आएगा, अगर वो नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं प्राइम, सॉरी, इवन इफ क्या होगा, जो भी हमारे पास ए होगा मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। देन अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, एल्स क्या रिटर्न करते हो, ऑड, यही करते हैं ना। तो ये हमारा एक बेसिक फंक्शंस बन गया कि हमारा क्या हो गया, अगर आप चाहते हो किसी वेरिएबल के साथ असाइन करके, कि आप चाहते हो साथ ही साथ ये चेक करें वन टाइम के लिए, हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको किसी वेरिएबल के साथ कॉल करना चाहते हो, तो क्या करना होगा आपको, इसी चीज को क्या करोगे आप, कि हमारे पास, इसको बोल देते हैं ऑड इवन चेक, और इक्वल टू, और ये फंक्शंस हम लोग इसके अंदर असाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया कि अब इस नेम से आप कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, ऑड इवन चेक, और इसमें वैल्यू पास कर दोगे 34, जैसे उसमें पास किया, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, डिफाइन करते हो। और जब भी वन लाइनर कोड लिखते हैं, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने देखा था, तो इफ एल्स में जब भी यूज करते हैं तो पहला जो लिखा हुआ आता है वो इफ का ट्रू केस आता है, देन क्या आता है कंडीशंस, देन क्या आएगा एल्स। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ लैम्डा फंक्शन विदाउट एनी वेरिएबल। एक ये हो गया। और यही चीज नीचे हमने लिखा है, वेरिएबल कैसे। तो लैम्डा का सिंटैक्स यही होता है और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है। ये क्या है, एनोनिमस फंक्शंस बोलते हैं इसको। एनोनिमस क्यों बोल रहे हैं, एनोनिमस किस, जिसका कोई नाम नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। जैसे आप अलग अलग लैंग्वेज में देखोगे तो वहाँ पे एनोनिमस लिखा हुआ आता है, और यहाँ पे क्या आता है, लैम्डा आता है। कि जब आप इसको यूज करना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो, तभी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, वेरिएबल के साथ भी असाइन कर, हैं? हाँ इस, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट एनोनिमस रखने का ये है ना, कि इनका मेन यूज यही था। बट इसको क्या कर सकते हो आप, नॉर्मल फंक्शंस की तरह इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, असाइन करके यूज कर सकते हैं। बाकी मैं इसका एडवांटेज का,
कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन से पहले आर्ग्यूमेंट होगा, और कॉलन के बाद आपके पास लॉजिक होगा। हाँ इतनी ही है। ये लेना है सर, ये लेने हमें क्लास 12 बजे से ले सकते हो, क्योंकि क्लाउड आजकल कंपलसरी हो गया है थोड़ा सा। हाँ ये तो मैं देखूँ। सीआरएम कोई सिखाता नहीं है ना। सीआरएम का मतलब हो गया कि उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस तरीके से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एक्सेल यूज कर रहे हो, पावर बीआई यूज कर रहे हो, तो उसी तरीके से उनका खुद का टूल होगा। तो वो तो कंपनी वाला सिखाएगा ना। लेकिन उसका ये कहने का मतलब होगा कि आपको इससे पहले कभी ना कभी आप सीआरएम चलाए हुए होना चाहिए। तो उसमें डायरेक्टली फ्रेशर्स के लिए मांगा है। हाँ तो फिर उनसे वो नहीं पूछेंगे कि सीआरएम आपको आपने कभी चलाया नहीं चलाया। लेकिन हाँ सीआरएम का नाम पूछ सकते हैं, तो वो पता होना चाहिए। सीआरएम में ज्यादातर आपके पास इन्फोसिस का, विप्रो का, और आपके पास सेल्स फोर्स का, देन एक कौन से, सबका अपना अपना नाम होता है, वो नहीं पता मुझे, लेकिन सबका अपना सीआरएम होता ही है। जिसका भी है, लेकिन सेल्स फोर्स भी सीआरएम ही बेचता है। चलो हो गया, ये लिख लिया। ये समझ में आया।
देन इसके बाद हमारे पास एक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। रिकर्जन का मीनिंग क्या होता है? रिकर्जन, रिकर्सिव, रिकर्जन, रिकरिंग। सिंपल रिकर्जन का सबसे पहला बेसिक मीनिंग होता है कि जो चीज खुद को कॉल करे। जैसे हम्म, आप अपने आप को कॉल करोगे तो फिर आप क्या होगा, वही चीज दोबारा क्या होगा, सेम चीज आएगा। तो वो चीजें क्या आएंगी, चलती रहेंगी। रिकर्जन का मतलब हो गया सेम चीज, मतलब आप ही आओगे ना। एको। हाँ, कि आपका ही नाम आएगा। वो कब तक आएगा? जब तक इन्वायरमेंट उस हिसाब से है। इन्वायरमेंट कैसे टर्मिनेट होगा? एको जब गूंजता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों होता है? धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है ना, इसीलिए। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एब्जॉर्ब करने के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाके खत्म होगा, जहाँ पे आप उस लॉजिक को टर्मिनेट करोगे। अगर आपने टर्मिनेट नहीं किया तो क्या होगा, चलता जाएगा, अपने आप को कॉल करता जाएगा। तो इसमें यही होता है रिकर्जन का सिंपल मीनिंग, कि जो भी फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो वो फंक्शंस अपने आप को ही कॉल करेगा। जो भी काम रहेगा वो क्या करेगा, बार बार करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे मान लो हम क्या करें ना, यही जो प्रिंट करने वाला था, इसी को ले लेते हैं। सिंपल वाला प्राइम का दिखा देते हैं। मान लो आपने क्या किया, डेफ कोई भी एक फंक्शन से लेते हैं, और या फिर क्या करते हैं, प्रिंट नंबर। प्रिंट नंबर इस फंक्शन का नाम रखा है। इसका काम सिर्फ क्या है, नंबर को प्रिंट करना। जो भी इसके अंदर हमने नंबर पास किया, मान लो एक नंबर वी पास किया है। अब इसका काम क्या है, प्रिंट करना नंबर्स को, एन को, सॉरी वी को। प्रिंट कर जैसे ही करेगा वो क्या करेगा, अपने ही नंबर में v+2 करेगा, और दोबारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्योंकि हाँ अब वो बी मतलब उसने टू लिया बी को तो फिर वो टू मतलब फोर करेगा एंड वो दोबारा से प्रिंट कर दिया। प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने v लिखा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो पुराना वैल्यू था वो +2 होना चाहिए। तो v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ये फंक्शंस लिख सकते हैं? अगर मैं थोड़ा सा देखूं बेसिकली, कि मान लो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अभी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर नम, और ये क्या करेंगे, 6। तो ये क्या करेगा, अच्छा दोबारा रीअसाइन नहीं किया ना, b=, तो ये आपको कुछ इस तरीके से, और इसको दोबारा रन करोगे तो 6 और 8 दिखेगा, है ना। ये बेसिक समझ में आया कि हम लोग ये चीज बाहर में कॉल कर रहे थे तभी हो रहा था। क्या ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, जहाँ पे v था, कि जहाँ पे v का वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा था, इसी फंक्शन से आ रहा था। तो प्रिंट नम, और जो भी v आएगा उसमें प्लस होगा, एंड देन वो v में साइन होगा, रीप्रिंट। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको क्या करना होगा, सिर्फ वन टाइम कॉल करते हैं, प्रिंट नम और 4। ये क्या हो गया, पर इसमें फोर ही लिख के उसको तो प्लस करना चाहिए ना हर बार टू को। और ये चलता जा रहा है, दिख रहा है। हाँ अब स्क्रॉल करते जाओगे तो ये चलता जाए। हाँ, तो ये हमारा क्या हुआ, इन्फिनाइट चला जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब जब तक आपका मेमोरी फुल नहीं हो जाता। क्योंकि हमने जो यहाँ पे प्रिंट फंक्शंस लगाया था, ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है print, जितना आपका रैम होगा उतना आउट ऑफ बाउंड्री बताएगा, मतलब आउट ऑफ मेमोरी बता देगा, तो मतलब वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं, पहले ये लॉजिक समझ लो कि हमने यहाँ पे जो प्रिंट का लिखा वो क्यों बार बार चल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है।
क्या आपने प्रिंट नेम लिखा, पी लिख देते पीएन, इसको कॉल किया, 5 रखा या फिर 4 रखा तो वो रन हुआ। देन वो इसके अंदर गया लॉजिक, 4 को प्रिंट किया, है ना। फिर वो क्या किया, अपने आप को कॉल किया, है ना। ये फंक्शंस अपने आप को ही कॉल कर रहा है ना, देखोगे तो अपने ही नेम से कॉल किया। तो फिर दोबारा क्या कॉल होगा, पीएन कॉल होगा, और पीएन में क्या पास होगा, वी पास होगा। तो वी की वैल्यू कितना है, 4 ही है, 4। तो मतलब ये दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, अपने आप को कॉल किया तो ये यहाँ पे चला गया ना। अब यहाँ चला गया तो दोबारा क्या है, वी है। तो वी की वैल्यू कितनी है, 4। तो दोबारा उसने क्या किया, 4 प्रिंट किया। फिर वो दोबारा यहीं पे जाएगा। तो फिर इसने क्या किया, अपने आप को कॉल किया, प्रिंट वी, प्रिंट नम को। फिर से वो 4 को क्या किया, गया, तो ये अपने आप को, तो फिर दोबारा अपने आप को कॉल किया, है ना। दोबारा अपने आप को कॉल किया। देन क्या करेगा, उसके बाद का लाइन क्या है, प्रिंट वी है। तो ये क्या करेगा, फिर से 4 प्रिंट करता है। कब तक करेगा, क्यों, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा लॉजिक इसके अंदर नहीं लिखा है जहाँ पे ये कंडीशन टर्मिनेट हो। जो काम हमारा क्या होता था, वाइल में भी होता था, याद होगा तो आपको कंडीशन डिफाइन करना पड़ता था और लॉजिक कहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो वही चीज हमारा क्या होता है, रिकर्जन करना है। रिकर्जन क्या करेगा, कि आप सेम लॉजिक क्या करते हैं, बार बार रिपीट करवाते हो। हाँ, कोई दूसरा एग्जांपल ये दिख रहा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड, कि जितना जाना था वो चला गया और वो एक्सीड हो गया, उसको ने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया खुद ब खुद। तो हमारे पास एक नॉर्मल जो सबसे बेसिक एग्जांपल होता है कि फैक्टोरियल नंबर, कि अगर आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है तो उसका क्या लॉजिक होता है, बता सकते हो। 5 का फैक्टोरियल निकालना है, कि नम इक्वल टू 5 है, उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 4 i इन रेंज 1 से लेंगे ना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वैल्यू क्या होगा, और नम प्लस 1, क्योंकि हमें क्या करना है, वो भी वैल्यू इंक्लूड करना है, नम प्लस 1 ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, तो एक अलग से वेरिएबल रखेंगे जहाँ पे सारा वैल्यू स्टोर करेंगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको बोलते हैं फैक्ट इक्वल टू 1। 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 0 अगर रखते हैं तो क्या इशू आएगा, कि जो भी हमारे पास फैक्ट होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई करेंगे, कि जो फैक्ट में हमें क्या रखना है, जो आई से मल्टीप्लाई होगा पुराना वाला वैल्यू, इस तरीके से। तो मल्टीप्लीकेशंस में आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर वहां पे 0 है तो चाहे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सही नहीं दिखेगा। अगर कोई भी नंबर 1 रखते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो गया, कि वो रिजल्ट क्या लाएगा, किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा जो हमें चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करें ना, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे 1 रखते हैं और सम के टाइम पे 0 रखते हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें प्रिंट करवा देते हैं बाहर में फैक्ट को, फैक्टोरियल या फिर फैक्ट 120 दिया। तो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा होगा, इसको मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। पहला हम आई प्रिंट कर देते हैं, आई की वैल्यू क्या है, कॉमा, उस समय फैक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है। देन प्रिंट करवा देते हैं डैश का, ताकि आपको क्या हो, अलग अलग पता चले। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, फिर हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, देन फैक्ट की वैल्यू कितनी है। अगर फैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद का भी वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कि उसके बाद जब हमारे पास सेम सेम वैल्यू था तो उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहा, है ना। इसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकली यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं। आई की वैल्यू कितनी होगी, फैक्ट की वैल्यू हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। देन ये दोनों में क्या क्या है, हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये दोबारा क्या किया, फैक्ट में ये स्टोर करवा दिया, है ना।
अब सेकंड टाइम में क्या है, 2 आएगा, और फैक्ट में कितना स्टोर है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है। तो 2:1 कितना होगा, 2 होगा। तब हमारे नया फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, है ना। देन हमारे नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू कितनी होगी, 3, और हमारे पास फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करके 6 होगा। देन इसी तरीके से क्या होगा आपका कंटिन्यू। इसको और अच्छे से अगर प्रिंट करवा के दिखाना चाहो, तो यहाँ पे एफ ब्रैकेट आई, हाँ, बस आपको क्या है कि ताकि आपको लूप समझ में आए। हेलो। बताओ। सलाम, बताइए सर। अच्छा ठीक है, मैं चालू कर दूँ। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। हो गया। अच्छा जी, फुर्सत मिला तो रील्स, मैं यहाँ पे इसको बना के गया किस लिए, मैंने इतने मेहनत से अच्छा से प्रिंट किया ताकि आपको दिखे। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, इसका कैलकुलेशन 1 आया। देन आई की वैल्यू सेकंड टाइम में 2 हो गया, फैक्ट कितना है, 1 ही है। देन वो दोनों में कैलकुलेशन हुआ, 2 आया। आई की वैल्यू 3 है, फैक्ट हमारा क्या है, 2 है, दोनों में कैलकुलेशन हुआ, 6 आया। देन इसी तरीके से क्या है कि आई की वैल्यू 4 हो गई, फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 6। देन हमारा क्या हो गया, दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, 24 आएगा। देन आई की वैल्यू क्या है, 5 है, फैक्ट, और ये हमारा 120 है। Yes. तो आप जितने अच्छे से विजुअलाइज इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं ना, डीबग करने के लिए कि हमारा कौन सा वैल्यू है, आप इस तरीके से प्रिंट करवा के दे सकते हैं इसको और अच्छे से। Right? जब इस तरीके से प्रिंट होता है तब अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो सिर्फ फंक्शंस, इसके बाद ना एक वही नॉर्मल फंक्शंस 3 बचे हुए, वो नहीं, वो आज ही होंगे। तो ये हमने सिर्फ फॉर लूप में किया, तो यही काम वाइल लूप में कर सकते हैं। ये बस पूछा, ये काम क्या हम वाइल लूप में कर सकते हैं, वाइल लूप में कर सकते हैं। आप स्विच कर रहे हो ना, तो स्विच करने में थोड़ा सा, तो नाव में स्विच करने के से पहले तो ये सिचुएशन तो एक बार तो आता ही है कि दोनों पैर में एक टाइम में तो होगा ही, उसके बाद जैसे स्विच करते हो तो किसी एक में चले जाते हो।
इसीलिए फिर स्विच नहीं हो पाता सही से। क्योंकि मैंने देखा है पैरेलली जिसको अगर ज्यादा मन है तभी स्विच होता है, या तो फिर क्या करते हो कि तुम 6 महीने पूरा एफर्ट देते हो सिर्फ इसी में। तो इसको तो जो काम हम लोग लूप में कर सकते हैं वो रिकर्जन में भी कर सकते हैं। क्योंकि रिकर्जन भी क्या था, लूप की तरह ही चल रहा था अगर देखोगे तो इसका वाइल लूप कैसे बनाएंगे। हम्म, इसमें इंटरवल लिखा। अभी नहीं बनाया, बस बता रहे कि लूप से कैसे रिकर्जन में जा रहे हैं। रिकर्जन आपके पास ऑप्शनल होता है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या रहता है कि सिर्फ आप एक लॉजिक डिफाइन करते हो, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके बेस पे क्या होगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब एक स्टेप बनाते हो, देन वो क्या करेगा सेम स्टेप को फॉलो करके क्या करेगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे इसी में देखोगे ना कि हम क्या कर रहे हैं कि बार बार मल्टीप्लाई करके फैक्ट में स्टोर करवा। अब यही चीज हम लोग रिकर्जन में भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे सिर्फ एक स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि यही स्टेप आपको क्या करना है, रिपीट करना है जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए या फिर 0 ना हो जाए। क्वेश्चन वाइल में चेंज करने के लिए इसको खराब हो गया। सिर्फ यहाँ से आपको चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ वाइल लिखना है, वाइल, और जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू नम, क्योंकि नम से ही चेक करवा रहे हैं ना। और आई की वैल्यू क्या करना है लास्ट में प्लस करवा देना है, आई प्लस इक्वल टू, बस इतना ही तो करना है। अब इसको दोबारा रन करोगे क्या दिक्कत आ गई, आई लेस देन नम, साइन तो सही है ना मेरा। अच्छा आई की वैल्यू डिफाइन ही नहीं किया ना, आई इक्वल टू 1 होगा। अब रन होगा ये। तो इसमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना, सिर्फ आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो और उसका क्या कर रहे हो लॉजिक, और यहाँ पे क्या है कि वो इंक्रीमेंट होगा वो। अब इसी को एक पूरा फंक्शंस में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, डेफ डिफाइन कर सकते हैं। इसी का हम फंक्शंस भी बना लेंगे अभी तुरंत, कि एक एक स्टेप्स आपको अच्छे से पता चलेगा फिर। तो नम को हटा देते हैं, नम हम अपने हिसाब से फंक्शन से ले लेंगे, एक फैक्ट और वाई आई रहने देते हैं, टैब इसका बाहर क्या होगा, टैब, और इसमें हमारा होगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल कॉल कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ, ये समझ में आया। मैंने सिर्फ इसका एक फंक्शन बनाया है। अब यहाँ से ये क्या है कि सारे लॉजिक है। अब इसी चीज को क्या हम लोग सेम फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस फंक्शन में सिर्फ इतने ही डिफाइन करते और इसी को बार बार कॉल करते जाते, कि मान लो कि ये फैक्ट रहता, वो -1 करते हुए तक जाता और क्या करता कि जहाँ पे 0 आ जाता वहां से क्या कर देता वैल्यू को रिटर्न कर देता। लास्ट में हमें क्या रिटर्न करवाना है, अगर लिखना चाहो तो रिटर्न करवा के लिख सकते हो, रिटर्न फैक्ट। लास्ट में रिटर्न हमने फैक्ट करवा दिया। तो क्या दिक्कत आ गई इसमें, अच्छा ये वाइल के अंदर लिख दिया, इसको बाहर तो ये आपको 120 लास्ट में दे देगा। तो रिटर्न का मतलब ये हो गया कि लास्ट में जो वैल्यू दे रहा है। ठीक है।
है, यही वाला है, जो ऊपर वाला है ना उसी को कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने ये दो लाइन और एक ये लाइन ऐड, आई प्लस फोर को वाइल में चेंज किया है। अब इस वाइल को हम लोग क्या करेंगे, रिकर्जन में चेंज करेंगे। मेरा लॉजिक सही होना कुछ चाहिए। आया लॉजिक क्या सही लिखा है, आई की वैल्यू आई पर आई प्लस फोटो वन लॉजिक सही है। थैंक यू। अब हम लोग इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो फैक्टोरियल में नंबर था, जो इधर देखो अभी, 5 मिनट बंद रखो उसको, तो मान लो हमारे पास क्या है फैक्टोरियल का, अगर ये फंक्शंस अपने आप को बार बार कॉल करता, फर्स्ट टाइम में 5 था, अगर ये 4 3 2 1 तक जाके स्टॉप हो जाता, तो हमें ये लिखना नहीं पड़ता रे वाइल का लूप, है ना, क्योंकि वाइल ही क्या कर रहा है, 5 4 3 2 1 कर रहा है। अगर ये फंक्शंस खुद को क्या कर सकता था, 1 से रिड्यूस कर सकता था, तो हमारे लिए काम क्या होता है, इजी हो जाता, है ना, पहला ये होता। देन जैसे ही वो रिड्यूस करता, तो हम क्या करते हैं कि जो पुराना वैल्यू रहता, तो मान लो फैक्ट हमें क्या देता है, एक पुराना वैल्यू मान लो 5 दे रहा है, तो जैसे ही 1 से रिड्यूस करते हैं तो कितना आता, 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही ये दोनों के वैल्यू कितने आती, 20 आता, तो ये क्या था, फंक्शन हमें 20 रिटर्न करता। अब हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं, ये जो 4 था अब क्या हो जाता, 3 हो जाता, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होता, देन ये कितना रिटर्न करता, 60। जैसे ही ये 60 रिटर्न करता, तो इसको हम क्या कर सकते थे कि ये नंबर किसी तरीके से 2 हो जाता, तो क्या करते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता, तो ये कितना था, 120। देन जैसे ये 1 आता, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कितना हो गया, 120। और जैसे ही 0 आता, 120, और ये नंबर 0 आता, वो क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं, मतलब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो ये एक ही फंक्शन से काम करवा सकते थे। तो उसके लिए हम लोग लॉजिक लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो ये पूरा लूप को हटा देंगे। बाकी ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके लिए ऑप्शनल रहता है, अगर याद होगा तो आप चाहो तो रख भी सकते हो, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। और पहला लॉजिक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, इफ नम इक्वल टू 1, अगर नम की वैल्यू 1 आ जाती है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, रिटर्न करवा देंगे नम को, कि इससे नीचे नहीं जाना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है तो रिटर्न क्या करवाएंगे, कि जो भी हमारे पास फैक्टोरियल होगा वो इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल माइनस 1,
ये पहला लॉजिक समझ में आया, ये बताओ। क्वेश्चन जो हमने फैक्टोरियल निकाला था ना, वही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फैक्टोरियल, जो भी हमारे पास फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल एन कॉल होगा, या फिर जो भी वैल्यू आएगा, ये लास्ट फैक्टर रख लेते हैं स्टोर करवाने के लिए जरूरी है। यही रख लेते हैं इफेक्ट एन, और इफेक्ट एन माइनस वन। इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे लिख के। फर्स्ट टाइम में फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी, नम की वैल्यू 5 होगी। तो 5 पहला कंडीशन ट्रू है, ये गलत होगा, सही नहीं होगा। तो ये नीचे जाएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल एन। तो कितना आएगा फैक्टोरियल एन, 5। फैक्टोरियल एन हमारे पास क्या होगा, तो ये मान लो कि फैक्टोरियल एन ना नम ही रख लेते हैं। ये मान लो नम है, तो कितना आएगा 5। और हमने क्या किया, इंटू किया है ना। 5 इंटू क्या है यहाँ पे यूज किया है, फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो फैक्टोरियल एन माइनस वन कितना आएगा, 4 आएगा। तो F4 हमारा क्या होगा, फिर इसी के पास चला जाएगा अपने आप में। देन वो फिर नीचे आएगा, पहला कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, फॉल्स होगा तो इसमें कुछ नहीं करेगा। देन अगेन क्या जाएगा, इस वाले में जाएगा। देन वो नीचे जाएगा F4 के लिए। तो अभी हमारा इसमें नम कितना है, 4 रहेगा ना। नम एन एन माइनस वन कितना हो गया, 4 ही हुआ ना यहाँ पे देखो। तो ये 4 था, क्योंकि 4 ही पास हुआ। तो आगे नम की वैल्यू भी कितनी होगी, 4। 4 को फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन। तो 4 माइनस वन कितना जाएगा, 3 होगा। तो अब F3 कॉल होगा, दोबारा ये क्या जाएगा, इसी में जाए, क्यों, क्योंकि मैंने इसी को कॉल किया है। तो F3 कॉल करेगा तो पहला कंडीशन देखेगा, वो फॉल्स हो गया। फिर नीचे जाएगा रिटर्न में, रिटर्न क्या करेगा, नम। तो नम हमारा कितना है, 3 है। फिर हमने क्या किया, उसी को मल्टीप्लाई किया कितने से, एफ एन माइनस वन। तो कितना होगा, 2 हो गया। देन इसी तरीके से क्या होगा, सेम केस फिर इसका भी बनेगा, कि इसका भी क्या बनेगा, F2 की जगह पे क्या था, नम था। तो नम 2 होगा, इंटू F1 होगा, है ना। अब F1 हो गया, नम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 हो गया। जब नम की वैल्यू 1 रहा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, नम रिटर्न करना है। तो नम की वैल्यू कितनी, 1 है। तो इसकी जगह पे अब क्या होगा, तो मैं दूसरा थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न करेगा, 1 करेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना होगा, 2:1। तो ये रिटर्न करेगा 1, है ना। अब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, कि जो ये रिटर्न करेगा वही ना। जैसे हमने ये रिटर्न करवाया, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से 2:1 क्या होगा, 2 होगा। तो ये पूरा रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो ये पूरा 2 रिटर्न किया। 2:3 कितना होगा, 6 होगा। तो ये पूरा क्या करेगा, 6 को रिटर्न करेगा। देन 6 इंटू 4 कितना होगा, 12 होगा, नहीं 24 होगा ना। 6 4 24 होगा। तो ये क्या करेगा, F4 हमें क्या रिटर्न करेगा, 24 रिटर्न करेगा। देन 24 इंटू 5 होगा, तो कितना होगा, 120 होगा। क्योंकि हमने क्या लगाया लास्ट में, रिटर्न कीवर्ड तो ही लगाया ना। क्योंकि लास्ट में हमने क्या बोला है कि आपको यहाँ पे भी रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न करेगा जो भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये मल्टीप्लाई किया तो ये रिटर्न करेगा इसको। देन ये क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, फिर पहले स्टेप में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपका लॉजिक चलेगा। और इस तरीके से लॉजिक हम लोग क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, या तो 5 से 1 में चले जाओ, या 1 से 5 में चले जाओ। दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, है ना। मैंने सिर्फ क्या बोला, कि एक स्टेप के लिए डिफाइन किया, कि इसके नीचे वाले इसके प्रीवियस स्टेप में कैसा चलेगा। तो मैंने बताया सिर्फ 5:4 का चलेगा। तो ये लॉजिक हमने क्या किया, डिफाइन किया। जैसे हमने ये लॉजिक डिफाइन किया, बस हमने क्या किया, उसी फंक्शंस के साथ कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आप इसको इस तरीके से रन करते हो, तो अब क्या रिजल्ट देगा, ये सेम रिजल्ट देगा। एन इज नॉट डिफाइन, एन कहाँ पे रखा है? अच्छा, नम रखना है, तो यहाँ पे हमारा नम होगा। तो ये सेम रिजल्ट आ गया।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ये प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स हटा दूं, अब ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें क्या है कि आपका बेसिक कंडीशंस क्या होगा आपने वो डिफाइन किया है। इसमें भी क्या किया हमने, एक बेस कंडीशन डिफाइन किया है। ये बेस कंडीशन ही क्या करेगा, लूप को स्टॉप करेगा, है ना। तो क्या होता है ना रिकर्जन में, कि आप एक बेस कंडीशन हमेशा डिफाइन करते हो। पहला कि आपके पास एक बेस कंडीशन होना ही चाहिए, जो हमने यहाँ पे दिया है, तभी क्या होगा, लूप स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या अगर खुद को कॉल करेगा तो कब तक कॉल करेगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। और ये हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा है, फैक्टोरियल का लॉजिक लिखा है। फैक्टोरियल क्या होता है कि जो भी नंबर आएगा उसका प्रीवियस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो हमारा फैक्टोरियल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। तो वहां पे हमने क्या लिखा है, ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखा है कैसे सॉल्व करना है। और ये 2-3 लाइन के कोड में ही क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये हमें क्या होता है, कोड कम रहता है, इजी रहता है। ना सिर्फ फैक्टोरियल के लिए, इस तरीके से आपके पास क्या होगा, हर एक चीज का रिकर्जन बना सकते हो। लेकिन क्या है, नहीं बनाना पड़ता, जैसे हमने ये लॉजिक खुद से बनाया ना। हाँ, वो कंडीशंस पे डिपेंड रहेगा कि प्रॉब्लम क्या है वो। में वैसा कुछ, जैसे आप क्या करते हो ना, कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है कि कितने टाइम्स लूप चलाना है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि वो कंडीशंस क्या हो सकता है। और वो क्या कर रहा है, खुद ब खुद एक स्टेप जो मैंने डिफाइन किया है, इसी से सॉल्व हो सकता है। कि वो जो ये पहला स्टेप है, वही क्या होगा, प्रीवियस स्टेप भी होगा। क्यों? क्योंकि जो क्या होगा हमारे पास 3:2 का होगा, तो आप देखोगे सिर्फ क्या हो रहा है, एक एक नंबर रिड्यूस हो रहा है, 2:1 हो रहा है। तो अगर मुझे पता है कि हर एक स्टेप में सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम होगा, तब हम लोग रिकर्जन का यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपका कोड सॉर्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप इसमें जो लॉजिक बनाते हो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसको सॉल्व जल्दी से नहीं कर पाते। तो ये हमारा रिकर्जन का प्रॉब्लम होता है। सिचुएशन आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि वो चीजें क्या होंगी, एक ही स्टेप से सॉल्व हो सकता है, सिर्फ नंबर बार बार क्या होंगे, चेंज होंगे। तो वही हमारा क्या होता है, हाँ कंडीशन सेम। तो उसमें आप अपने हिसाब से कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि रिकर्जन में सेम कंडीशंस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो, डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो वही चीज यहाँ पे भी क्या है, विजुअल फॉर्मेट में है कि वो क्या चीजें कर रहा है। देन इसका मेन यही रहता है कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज यही है कि आपका क्या होता है, कोड क्लीन और एलिगेंट बनता है। दूसरा, कि आप कॉम्प्लेक्स टास्क को क्या करते हो, ब्रोक डाउन करते हो किसमें, स्मॉल सिमिलर टास्क में। तो ये याद रखना कि आपका जो भी टास्क हो वो सिमिलर होना चाहिए, तभी क्या कर सकता है, रिकर्जन यूज कर सकता है। तीसरा हमारा क्या होगा, सीक्वेंस जनरेटर होगा, जो क्या होता है, नेस्टेड चलता है। क्योंकि हमने क्या किया था, नेस्टेड ही चला था, कि पहले क्या था, वैल्यू आएगा, देन ये इस तरीके से आएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते इसमें रिकर्जन की। दूसरा, रिकर्सिव कॉल एक्सपेंसिव। क्यों? कि वो मेमोरी में बार बार क्या करता है, स्टोर करता है। कि फर्स्ट टाइम फंक्शंस को कॉल किया तो ये स्टोर रहेगा कब तक, जब तक दूसरा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न ना करे। तो ये भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। थर्ड टाइम में भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। फोर्थ टाइम में भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। और फिफ्थ टाइम में भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। और फिफ्थ टाइम में क्या कर रहा था, वो रिटर्न कर रहा था। देन ये वैल्यू इसके पास जाएगा तो ये मेमोरी फ्री होगा। देन ये वैल्यू इसके पास जाएगा तब ये मेमोरी फुल होगा। इसके पास जाएगा तब ये फ्री होगा, देन इसके पास जाएगा तब मेमोरी फ्री। तो ये क्या है कि ये 4 टाइम्स मेमोरी एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्यूशन मिला ही नहीं ना। जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो मेमोरी कैसे फ्री करेगा। तो ये कहता है थोड़ा सा मेमोरी एक्सपेंसिव होता है। एंड रिकर्सिव फंक्शंस आर हार्ड टू डिबग। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सिंगल स्टेप डिफाइन कर रहे हो। अब उस सिंगल स्टेप में कहाँ पे प्रॉब्लम है कैसे पता चलेगा, कि कौन से लूप में जाके वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो वो चीजें क्या है, थोड़ा सा हार्ड होता है। इसका एक दो एग्जांपल और देख लेंगे। तो ये समझ में आया रिकर्जन किस तरीके से काम करता होगा।
यूज केस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैं इसके साथ इनका लिंक भी दे देता हूँ। हम्म, वही तो बात है। पूछ लो, होगा तो। लैपटॉप बंद क्यों हो गया? थक गए? मैप रिड्यूस फिल्टर कहाँ पे यूज किया अभी तक हमने? तो ज्वाइन कर लो फिर, बाकी मैं भी देखता हूँ ज्वाइन कर।